नहीं लेगा वो, ऐसे रखेगा, ऐसे रखेगा। लाइव। ठीक है, ठीक है, आगे पीछे करने के लिए। एक मिनट इसको ना ऐसे करके या रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, अशोक सिन्हा आ रहे हैं फिर से, बस ठीक है। ठीक है ना, 3 लोग हैं। थोड़ा बोलना बंद करो, वो सुनाई देगा। किधर आए? पीछे से आने जाने में दिक्कत होती है, बाहर रहते हैं, वहीं खड़े रहते हैं। मत देखना। हाँ जी, अर्पण जी आ जाएं तो शुरू करें हम लोग। सोनिया भाटिया, वो कैसे सुनाई देगा? ये ठीक चल रहा है। आपका तो फेसबुक पेज है नहीं, दीदी को फ़ोन करके पूछो वो। क्योंकि आपको तो पता नहीं चलेगा बस लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। कान में लगा ना। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, नहीं मैं तो लाइव हो गया हूँ, मैं तो लाइव हो गया हूँ। आप आ जाइए लाइव, ज़रा हेलो कर दीजिए आकर के। हाँ ओके, आवाज़ आ रही अभी बताइए। महेश यानी जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, शुरू करें अर्पण जी। आपको कैसे सुनाई देगा? इससे तो नहीं सुनाई देगा ना, इसको करने से पता तो नहीं। उसे उसके अंदर फिट करेंगे तो सुनाई देगा। हाँ तो कर लो। हाँ ये प्रॉब्लम हुई थी पिछली बार। अच्छा वायर आ गई है, चलो ऐसे कर ले। उल्टा हो गया। हाँ ठीक। ठीक है, हेलो, आवाज़ आ रही है अर्पण जी? इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरू करूँ? आप बताइए, मैं शुरू करता हूँ फिर अपनी बातचीत शुरू करूँ आज की। जी बिल्कुल। या अभी कुछ लोगों का और इंतज़ार करें? ठीक है, मैं शुरू करता हूँ फिर, हैं? लोग आए, 9 लोग आए। जी बिल्कुल ठीक। चलिए मित्रों, नमस्ते मित्रों, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस साल हम उम्मीद करें कि ये साल पिछले साल की तरह डरावना ना हो, और इस साल जीवन में बेहतर खबरें सुनने को मिलें और एक बेहतर और एक सार्थक माहौल पैदा हो।
इस साल में हम यही शुभकामनाएं कर सकते हैं कि जैसा पिछले साल गुजरा वैसा ये साल ना गुजरे। मित्रों, सबसे पहले तो मैं अर्पण जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज मुझे जन सुलभ पुस्तकालय में अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में और अपनी कहानी सुनाने के बारे में अनुरोध किया। ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अर्पण जी। अर्पण जी ने मुझसे ये भी कहा था कि मैं कहानी पाठ करने से पहले अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में बताऊं, कब लिखना शुरू किया, कैसे मेरे साहित्यिक लेखन की शुरुआत हुई, इसके बारे में भी अर्पण जी ने बताने के लिए कहा था। मित्रों, बात तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन बहुत ही संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, कहानियाँ जिस तरह से लिखता हूँ, शुरुआत में मैंने व्यंग लिखा करता था। मैंने व्यंग लेखन से अपनी साहित्यिक यात्रा शुरू की थी। बाद में मुझे पता चला कि खाली व्यंग से ही बात नहीं बनने वाली, क्योंकि व्यंग तो हर विधा में मौजूद है। मैंने जब प्रेमचंद को पढ़ा, चेखव को पढ़ा, गोरकी और वाल्तेयर को पढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि व्यंग और कहानी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल शैलीगत फर्क ही है। और कहानी में भी व्यंग की अंतर्धारा लगातार रह सकती है, जैसे प्रेमचंद में है, मंटो में है, वाल्तेयर में है। तो मुझे लगा कि व्यंग तो हर विधा में कहा जा सकता है, और व्यंग नाटक में भी हो सकता है, उपन्यास में भी हो सकता है, निबंध में भी हो सकता है। मूल चीज़ मुझे लगी कि करुणा, संवेदना और दृष्टि थी कि हम अपने समय को कैसे देखते हैं। जैसे आप स्वयं प्रकाश की कहानियाँ पढ़ें तो उनकी कहानियों में एक कहानीपन के साथ साथ एक व्यंग की अंतःसलीला भी लगातार हम लोगों को देखने को मिलती है। इसलिए मैंने व्यंग को गुड बाय कह दिया और कहानी विधा को आत्मसात किया और कहानी लिखना शुरू किया। मुझे ये भी लगता है कि कहानी या उपन्यास लिखते समय कहानी के पात्रों को नज़दीक से देखना बहुत ज़रूरी होता है, और अपने परिवेश को समझना और उस परिवेश में जो चरित्र मौजूद हैं उनको आत्मसात करना, और उसके बाद कहानी की मनस्थिति को, कहानी लिखने की मनस्थिति को तैयार करना। कहानी लिखने के लिए कुछ ज़रूरी उपकरण तो नहीं कह सकता, कुछ ज़रूरी चीज़ें ही आप इसको कह सकते हैं। कोई भी जब मैं कहानी लिखता हूँ तो जो परिवेश की, जो आसपास की घटनाएं हैं, वे लगातार मेरे मन में सक्रिय रहती हैं, और उन घटनाओं के आधार पर ही कहानी की एक भावभूमि तैयार होती है। यकीनन इसमें मेरी जो परिवेश को देखने की मेरी दृष्टि बहुत मददगार होती है, और मेरा ये पक्का मानना है कि रचना प्रक्रिया में इस दृष्टि के साथ साथ लेखकीय संवेदना का होना बहुत ज़रूरी है। ये संवेदना ही कहानी को कहानी बनाती है, और चीज़ों के साथ साथ कहानी में कुछ भावनाएं भी हैं, कुछ कल्पनाएं भी हैं, और लेखक का विवेक सब इस तरह घुल मिल जाते हैं कि कहानी के पात्रों की एक मनोभूमि बन जाती है। इसलिए मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है कि हम अपने परिवेश में क्या देखते हैं और किस तरह देखते हैं, और जो हमारे परिवेश के आसपास के जो संघर्ष हैं उसमें हम किस रूप में हिस्सा लेते हैं। ये सब मिलाकर के रचना की भावभूमि तैयार करते हैं। मैं अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में बात करूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने समय को देखना, और फिर अपनी स्मृति में संजो कर रखना, और जो कुछ आपने देखा है, हमने देखा है, एक लेखक ने देखा है, उसे अपने अनुभवों, विचारों के अनुरूप शब्दों में ढालना भी महत्वपूर्ण है। भाषा के नए नए तेवर को पहचानने की मेरी कोशिश रहती है, और ये कोशिश रहती है कि जो हमारे समय में बदलाव हो रहे हैं उन बदलावों को अपनी रचनाओं में जागरूक होकर के लाऊं, और उन बदलावों को अच्छी तरह से देखूं, और बहुत बारीकी से उन रचनाओं में महसूस करूं, और जो समय की धड़कन जिसको कहा जाता है वो है हमारी, उसको अपनी कहानियों में व्यक्त करूं।
मित्रों, एक ये भी माना जाता है कि अनुभव के आधार पर ही कहानी लिखी जानी चाहिए। मेरा भी यही मानना है कि जो मुझे अनुभव होते हैं मैं उसी को ही किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभवों को ही कहानी में लेकर के आता हूँ। लेकिन हमें बहुत सारे अनुभव होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम सारे अनुभवों को भी सारे अनुभवों को लिखें। कहानी के दायरे में महत्वपूर्ण ये है कि वही अनुभव काम के होते हैं जिनकी कुछ सामाजिकता हो, जो अनुभव हमारे सामाजिक सरोकार से जुड़ते हों और जो समाज के बड़े बड़े सवालों को अपने में समाये रहें। भले ही वो अनुभव कितना छोटा हो, लेकिन उस छोटे से अनुभव में यदि समाज के बड़े बड़े सरोकारों को, बड़े बड़े सवालों को हम शामिल कर सकते हैं तो यकीनन कहानी एक महत्वपूर्ण कहानी बन सकती है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर अनुभव को लेकर ही कहानी लिखें। कोई हमें अनुभव होता है, कोई मुझे अनुभव होता है, कुछ चीज़ को मैं देखता हूँ तो वह देखना मुझे लगातार हॉन्ट करता रहता है और लगातार वह मेरी अंतश्चेतना में घूमता रहता है और मैं लगातार उसके बारे में सोचता रहता हूँ और धीरे धीरे उस अनुभव के बारे में मेरे मन में एक रचना आकार लेने लगती है और उस रचना के अनुरूप ही अंतश्चेतना में ही दृश्य बनते हैं, संवाद बनते हैं और तब कहीं जाकर के वो एक कहानी की शक्ल के रूप में सामने आता है। इसलिए मैं रचना प्रक्रिया में इस परिवेश को, अपने समय को देखना और समय में जो हलचलें हो रही हैं उनका सोर्स क्या है उसको पकड़ना, उसको देखना भी महत्वपूर्ण है। हम अपने समय के दबावों को भी अपनी कहानी में प्रतिबिंबित करें, कहानी में व्यक्त करें, ये भी एक रचना प्रक्रिया का बहुत बड़ा हिस्सा है। अनुभव के साथ साथ कहानी में विचार को भी मैं काफ़ी तवज्जो देता हूँ और मेरा ये मानना है मित्रों कि बिना विचार के या बिना विचारधारा के सिर्फ अनुभव के आधार पर कहानी नहीं लिखी जा सकती। केवल संवेदना ही कहानी में काफ़ी नहीं है, कहानी में विचारधारा भी कहानी को एक मजबूती देती है और यह विचारधारा एक अंतःसलीला की तरह कहानी में लगातार रहती है। मेरे साथ ऐसा ही होता है और इस विचार को या विचारधारा को कहानी में लाने के लिए मुझे या लेखक को काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। काफ़ी तैयारी से ये विचारधारा एक सूक्ष्म रूप में रचना में आती है। एक बात मैं और कहूँगा कि इधर की कहानियाँ जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कथाकार अपनी रचनाओं में काफ़ी कुछ सोचता रहता है और पन्ने दर पन्ने पढ़ते चले जाइए तो कथाकार का सोचना ही सामने आता है। मेरी निजी मानता है, कुछ लोग माने या ना माने, कि इतना सोचना कहानी में नहीं होना चाहिए। ये एक प्रकार की दिमागी अय्याशी ही है कि हम सोचते जा रहे हैं लगातार, घटनाएं नहीं आ रही हैं। कहानी में प्रमुख चीज़ है घटनाएं और घटनाओं का निरूपण, और उन घटनाओं के निरूपण के बीच में ही कहानी जन्म लेती है। अनुभव हमारे किसी भी क्षण का अनुभव है जो कहानी बन सकता है और जैसा कि मैंने अभी कहा कि ज़रूरी ये है, महत्वपूर्ण ये है कि वह अनुभव, हम उस अनुभव के सहारे हम कितने व्यापक परिवेश को पकड़ के अपने कहानियों में ला सकते हैं। जैसे आप शेखर जोशी की कहानियाँ देखें, अमरकांत की कहानियाँ देखें, परसाई की कहानियाँ देखें या और कई कथाकारों की कहानियाँ देखें, स्वयं प्रकाश की कहानियाँ हैं, संजीव की कहानियाँ हैं, उदय प्रकाश की कहानियाँ हैं, तो उनमें यही आता है कि वो छोटे से अनुभव को लेकर के बहुत बड़ा वितान हमारे सामने खड़े करते हैं। तो इसलिए कहानी में अनुभव की बहुत ज़्यादा भूमिका मैं मानता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम इसको व्यवस्थित रूप में कहूँ तो 3 चरण जो मुझे लगते हैं कहानी के, वो बहुत ज़रूरी हैं। पहला तो ये है कि लेखक का जीवन के साथ संबंध कैसा है, उसका तादात्म्य उसके साथ कैसा है, यानी लेखक के अनुभव कैसे हैं, और उसी अनुभव से कहानी की संवेदना बनती है जो बाद में कहानी में रूपाकार होती है।
दूसरा ये है कि लेखक ने अपने मन से इस अनुभवों को कैसे तादात्म्य किया, यानी लेखक अपने समाज, अपने परिवेश और अपने जीवन से कितना जुड़ा है। जितना वह ज़्यादा जुड़ेगा उतना ही कहानी में ज़्यादा सार्थकता आएगी, उतनी ही कहानी ज़्यादा मजबूत बनेगी। और तीसरा ये है कि हमारी भाषा और शैली कैसी हो। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको मित्रों कि अनुभव के साथ साथ विचार भी कहानी में आते हैं और विचार के अनुरूप ही कथ्य भी बनता है। और इस विचार के अनुरूप ही अनुभवों के कुछ प्रसंगों को लेखक चुनता है और उसको कहानी के रूप में सामने लाता है। ये अक्सर एक सवाल उठाया जाता है, अक्सर बातचीत होती है कि अनुभव से जुड़ी कहानियाँ ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं या विचार से जुड़ी हुई कहानियाँ ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। ये अलग अलग लोगों के बारे में अलग अलग राय है, लेकिन हमारे समय के और परिकथा के संपादक शंकर जी, हमारे समय के कहानीकार, ने अपनी किताब में इस सवाल पर बहुत विस्तार से बात किया है और उन्होंने सुरेंद्र चौधरी के हवाले से बताया है। सुरेंद्र चौधरी ने कहानी पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने ये कहा है कि अनुभव से जन्मी कहानियाँ आमतौर पर प्रायः सभी लिख लेते हैं, लेकिन विचार या अवधारणा के आधार पर कहानी लिखना थोड़ा कठिन है और ऐसी कहानियाँ वही लिख सकता है जिसकी रचना क्षमता अन्य लेखकों से अपेक्षाकृत ज़्यादा हो और जिनका अनुभव संसार भी बड़ा हो। यानी कि विचार के आधार पर कहानी लिखना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि हिंदी में जो भी चर्चित कहानियाँ हैं वे सारी की सारी कहानियाँ अनुभव के आधार पर ही लिखी गई हैं, क्योंकि अनुभव कहानियों में अनुभव का ताप ज़्यादा होता है। मेरा ये भी मानना है कि लेखक के जो अनुभव होते हैं वह ज्यों के त्यों कहानी में नहीं आने चाहिए। यदि ज्यों के त्यों अनुभव कहानी में आएंगे तो कहानी ना होकर के एक रिपोर्ट्स बन जाएगी। इसलिए कहानी एक रचनात्मक कर्म है। वह सिर्फ अनुभवों, स्थितियों और प्रसंगों की रिपोर्टिंग ही नहीं है, इसके आगे जाकर भी बहुत कुछ है। और वो क्या है? वह यह है कि वह कहानी पाठकों की संवेदना को झकझोरे। दरअसल कहानी तभी बड़ी होती है जब वह हमें अपने अनुभवों के पार जाकर के कुछ दिखाए। मैं एक प्रसंग का उल्लेख करना चाहूँगा। मैं ये भी उससे पहले ये भी कहूँगा कि जब हम कहानी लिखते हैं तो कुछ समय के लिए हम जल्दबाजी ना करें और कुछ समय के लिए उस कहानी को रख दें। 2 महीने, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, जितना भी आपके समय हो, 1 महीना, 2 महीने, उसके बाद फिर से आप उस कहानी को देखें और फिर हो सके तो फिर दोबारा लिखें। तो आपको आपकी कहानी यकीनन एक बेहतर कहानी के रूप में सामने आएगी। मैं एक प्रसंग आपको बताना चाहूँगा जिसका जिक्र मधुरेश जी ने, हिंदी के जो समर्थ और बड़े वरिष्ठतम आलोचक हैं, मधुरेश जी ने अपनी किताब में किया है। उन्होंने एक प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताया है कि निर्मल वर्मा ने अपनी प्रसिद्ध कहानी लंदन की एक रात लिखकर दोबारा पढ़ने के लिए कागजों के बीच रख दिया। बाद में खोजने पर वह कहानी उन्हें नहीं मिली और वह कहानी किसी भी पत्रिका में नहीं भेजी जा सकी। निर्मल वर्मा ने 7 साल बाद उस कहानी को दोबारा लिखा। पहली वाली कहानी उन्हें नहीं मिल रही थी, उन्होंने उस कहानी को दोबारा लिखा। तब संयोगवश उनकी पहली लिखी कहानी उन्हें मिल गई और जब उन्होंने नई और पुरानी दोनों कहानियों के ड्राफ्ट का मिलान किया तो उन्हें लगा कि दूसरी बार लिखी गई कहानी पहली बार लिखी गई कहानी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। इसलिए उन्होंने दूसरी बार जो कहानी लिखी थी उसको अंतिम रूप दिया और वही छपी। आज हम जो लंदन की एक रात को पढ़ते हैं वह कहानी दूसरी बार लिखी गई कहानी है। इसलिए हमें तुरंत उस कहानी को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। तो ये मेरी रचना प्रक्रिया की कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। और अब मैं अपनी कहानी आपको सुनाऊंगा। मेरी कहानी का शीर्षक है महफिल। ये कहानी पहल के कहानी विशेषांक में छपी थी।
तो मैं ये कहानी आपको सुनाता हूँ, महफिल। हुकुम, एक बार आप उससे मिल लीजिए, शायद आपके लिए मददगार हो। सौमित्र मोहन जब अपने कैबिन में आया तो हिम्मत सिंह ने आकर कहा। सौमित्र मोहन की तरह ही हिम्मत सिंह इस कंपनी में काम करने वाला एक मुलाजिम था। फर्क सिर्फ इतना था कि हिम्मत सिंह राजस्थान का रहने वाला था और सौमित्र मजमूदार बाहर से आया था। राजस्थान का होने के नाते उसे यहाँ की लोक कलाओं के बारे में बहुत अच्छी तरह पता था। कौन है वे? सौमित्र ने उत्सुकतावश पूछा। करीम खान है हुकुम, उसने आत्मविश्वास से कहा। कौन? कौन करीम खान? करीम खान लंगा लीला सर गांव का रहने वाला है हुजूर, आपके लिए मददगार होगा। आप एक बार बात तो करके देखें हुकुम। क्या मददगार होगा? पिछली बार भी तुम्हारी बात मानकर मैं फंस गया। यह तो गनीमत रही कि चेयरमैन ने महफिल में वह शो देखा नहीं, लोगों से बातचीत करने में ही मशगूल रहे, नहीं तो मेरी छुट्टी हो जाती, सौमित्र मोहन ने झुंझलाकर कहा। इस कंपनी के चेयरमैन थे विश्ववीर भसीन। पिछले साल वे वाडमेर में आए थे तो रात्रि भोज के मौके पर रखी गई महफिल में कठपुतली का शो रखा गया था। उस समय तो विश्ववीर भसीन के पास इतना टाइम नहीं था कि वह कठपुतली के शो को देख सके। पर हुकुम, यदि चेयरमैन साहब कठपुतली का शो देख लेते तो आपकी किस्मत ही बदल जाती। अब इस बार करीम खान ऐसा समय बांधेगा कि चेयरमैन साहब देखते ही रह जाएंगे। आप एक बार इससे बात तो कर लीजिए, एकदम नई चीज पेश करेगा, उसने कहा। सौमित्र मजबूदार वाडमेर में एक राष्ट्रव्यापी कंपनी में काम करते थे। कंपनी के चेयरमैन विश्ववीर कंपनी के काम का जायजा लेने वाडमेर आ रहे थे। ऐसा सुना जा रहा था कि कंपनी में कुछ लोगों की छटनी होने वाली है और छटनी के लिए ऐसे लोगों के नामों की एक सूची बनाई जा रही है जो अपने काम के प्रति लापरवाही बरतते हों, और चेयरमैन साहब की मंजूरी ने ऐसे लोगों को घर का रास्ता भी दिखाया जा सकता था। सौमित्र मजबूदार को पता था कि चेयरमैन विश्ववीर भसीन सुबह की फ्लाइट से मुंबई से वाडमेर आएंगे और रात की फ्लाइट से वापस चले जाएंगे। दिन भर मीटिंग्स का दौर चलेगा। उनके सम्मान में वाडमेर फोर्ट होटल में एक रात्रि भोज का आयोजन किया गया था। इस महफिल में वाडमेर के कुछ लोक कलाकारों द्वारा गाना बजाने का प्रोग्राम भी रखा जाना था। गाने बजाने का इंतजाम करने की जिम्मेदारी सौमित्र मजमूदार पर थी। सौमित्र राजस्थान के गाने वालों की तलाश कर रहा था जो चेयरमैन विश्ववीर भसीन के सामने कुछ नायाब चीज पेश कर सके। एक साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। तब विश्ववीर भसीन के सम्मान में रात्रि भोज की महफिल में राजस्थान के कठपुतली वालों को बुलाया गया था। भोजन के बाद विश्व भसीन की कोई मीटिंग थी, इसलिए वे कठपुतली का डांस नहीं देख सके। अलबत्ता चलते चलते उन्होंने कठपुतली का नाच दिखाने वालों पर एक नज़र जरूर डाली थी, लेकिन वे वहां रुके नहीं। इस बार किसी राजस्थानी गाना गाने वालों को तलाश करने के लिए सौमित्र ने हिम्मत सिंह से कहा था। अच्छा बुलाओ, बात करके देखते हैं, सौमित्र मोहन ने हिम्मत सिंह से कहा। कुछ ही पलों में एक आदमी सौमित्र के कैबिन का दरवाजा आधा खोलकर झांकने लगा। उसे देखकर सौमित्र ने उसे इशारे से अंदर आने के लिए कहा। हाथ जोड़ वह आदमी भीतर आ गया। सौमित्र ने उसे गौर से देखा। रंग बिरंगी पगड़ी पहने हुए था, कान तक कलम थी, कानों में बालियां थी, होठों के ऊपर छोटी छोटी मूछें थी, बड़ी बड़ी भौहें, सफ़ेद कुर्ता और पायजामा पहने हुए था।
कुर्ते पर लाल सदरी थी जिस पर तमाम तरह के बेल बूटे कड़े हुए थे। उसके कंधे पर एक थैला था। 25-30 साल से उसकी उम्र रही होगी, लेकिन दिखता 35-40 का था। गरीबी और अभावों ने उसे समय से पहले ही उम्रदराज बना दिया था, देश के लाखों अभावग्रस्त लोगों की तरह। जरा एक सेकंड। हाँ, गरीबी और अभावों ने उसे समय से पहले ही उम्रदराज बना दिया था, देश के लाखों अभावग्रस्त लोगों की तरह। घनी खमासा उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया। हाँ आओ बैठो। सौमित्र ने सामने रखी कुर्सी पर उसे बैठने का इशारा किया। उसके साथ ही हिम्मत सिंह भी था, वह भी सामने रखी दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। वह आदमी सुकचाते हुए कुर्सी पर बैठ गया। क्या नाम है तुम्हारा? पूछा सौमित्र मोहन ने। करीम खान हुकुम, उसने हाथ जोड़कर कहा। कहाँ रहते हो? लीलासर गांव में। क्या करते हो तुम? लंगा गांव हूं हुकुम, हाथ जोड़े जोड़े उसने बहुत संकोच से कहा। इससे पहले सौमित्र मोहन कोई प्रतिक्रिया देता, हिम्मत सिंह ने कहा, यह राजस्थान का बहुत ही मशहूर गायन है हुकुम, चेयरमैन साहब को जरूर पसंद आएगा। अच्छा? सौमित्र मोहन ने हैरानी से कहा। हुकुम, मैं कई सालों से गा रहा हूँ, देश विदेश सब जगह अपना गाना सुनाकर आया हूँ, लोग खूब तारीफ करते हैं साहब। आप भी मुझे एक मौका दीजिए साहब, बड़ी मजबूरी है साहब। एक दयनीयता सी उसकी आवाज़ में बरकरार थी। अच्छा, कहाँ कहाँ जाकर अपना गाना सुनाया है तुमने? सौमित्र मोहन ने पूछा। यह पूछे जाने पर उसके चेहरे पर एकाएक खुशी छा गई। उसने अपने थैले को कंधे से उतारकर सामने की मेज पर रख दिया और उसमें से कुछ तस्वीरें निकाली, कुछ सर्टिफिकेट निकाले और सौमित्र को दिखाते हुए कहा, यह देखिए हुकुम, कई देशों में हो आया हूँ, रूस, जापान, अमेरिका, लोग बड़ा पसंद करते हैं मेरा गाना, मुझे प्रमाण पत्र भी दिया है। उन तस्वीरों और सर्टिफिकेट को देखने के बाद सौमित्र को मालूम हुआ कि करीम खान कई देशों में अपना गाना सुना चुका है। यह तो बड़ी खुशी की बात है। सौमित्र ने उसे तस्वीरों और सर्टिफिकेट वापस करते हुए कहा। करीम खान ने अपनी तस्वीरें सौमित्र से लेकर बड़े ही एहतियात से वापस अपने थैले में रख ली और कहा, साहब, हम लोग संगीत की पूजा करते हैं, हमारी आवाज़ ही हमारी पहचान है। देश और विदेश के मेहमानों को दीवाना बना देती है हमारी आवाज़, पर हम लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। हम देश विदेश में अपना गाना सुनाने तो जाते हैं, पर हमारे घर में छत नहीं है। बस आपकी कृपा हो जाए हुकुम। उसके स्वर में निरीहता टपक रही थी। विदेशों में गाना सुनाने जाते हो तो पैसे तो खूब मिलते होंगे? सौमित्र मोहन ने कहा। हाँ मिलते हैं साहब, पर हमें नहीं, बीच में एजेंट लोग सब खा जाते हैं साहब। हमें तो रुपया में 4 आना भी नहीं मिले साहब, पर आजकल तो हुकुम लोगों ने हमें बुलाना ही बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया? मालूम नहीं साहब, पता नहीं देश में अच्छे दिनों की कैसी हवाएं चल रही हैं। हम लोगों को तो सुनना ही बंद कर दिया लोगों ने। लंगा कलाकारों के अच्छे दिन नहीं हैं हुकुम। करीम खान ने अपना दुख बयान किया। तो फिर किसके अच्छे दिन हैं? उसकी अपनी कंपनी में छटनी की खबरें बड़े जोरों से चल रही थी। ऊपर से नीचे तक सब लोग परेशान थे कि कहीं छटनी में उसका नाम ना आ जाए। इसलिए चेयरमैन साहब की गुड बुक्स में बने रहने के लिए एक महफिल सजाई जा रही थी। मुंबई से हमारी कंपनी के चेयरमैन आ रहे हैं अगले संडे को। फोर्ट होटल में रात्रि भोज है, वहाँ ऐसा गाना गाना कि चेयरमैन साहब खुश हो जाएंगे। सौमित्र मोहन की आवाज़ में उल्लास सा आ गया था। आप फिक्र ना करें साहब, मारो गानों सुनकर चेयरमैन साहब खुशी नहीं, आपको इनाम भी देकर जाएंगे। आप एक बार मैंने मौका देकर तो देखो हुकुम। उसने कहा, तो ऐसा करो,
सौमित्र ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम परसों आ जाओ, मैं तब तक नीलमणि साहब से पूछ लेता हूँ। जयंत नीलमणि इस ऑफिस के सर्वेसर्वा थे। ऐसे कामों के लिए सौमित्र को उनकी इजाज़त लेना ज़रूरी था। करीम खान ने कृतज्ञता से हाथ जोड़कर अपना सर नवाया। घड़ी खमा हुकुम, मैं परसों ज़रूर हाजिर हो जाऊंगा, कहकर वह अपनी कुर्सी पर से उठ गया और केबिन के दरवाजे के पास पहुंचकर सजदे की तरह कमर को झुकाया और सौमित्र के कमरे से बाहर आ गया। अपनी कला को बेचने का हुनर था उसमें। उसे पता था कि जब तक वह निरीह और याचक नहीं बनता तब तक लोग उसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। इसलिए वह सौमित्र के सामने झुककर दोहरा हो रहा था। उसके जाते ही हिम्मत सिंह ने कहा, सर आप ही फाइनल कर देते, नीलमणि साहब से पूछने की क्या ज़रूरत है, उन्होंने ही तो सब कुछ आपको ही सौंपा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है, चेयरमैन साहब का मामला है, उनसे पूछना ज़रूरी है और उनकी सहमति लेना भी ज़रूरी है। करीम खान के जाने के बाद बड़ी देर तक सौमित्र के मन में करीम खान की बातें गूंजती रही। आखिर करीम खान इतना निरीह और याचक सा क्यों है? अपनी कला को दिखाने के लिए इतनी निरीहता और कृतज्ञता क्यों नहीं आजकल लोग उसे बुला रहे? उसे लगा कि करीम खान आज के समय की नब्ज को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ रहा है। इस देश में ऐसा माहौल बन गया कि करीम खान जैसे लोग एकाएक हाशिए से भी बाहर होने लगे। कहीं उसे निरीह और याचक बनने में उसका अपना नाम तो जिम्मेदार नहीं है। सौमित्र ने जब नीलमणि से करीम खान का जिक्र किया तो उन्होंने कहा, देखो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी लंगा गायन सुना है, एकदम अलग अंदाज रहता है इस गायन का, चेयरमैन साहब को पसंद आएगा। पर एक बात ध्यान रखना। क्या? चौंक गया सौमित्र, क्या कहना चाहते हैं नीलमणि? देखो चेयरमैन का मामला है, कोई रिस्क मत लो। तुम एक दिन पहले उसका गाना सुन लो, आजकल मैं उसका कहीं शो हो तो तुम जाकर सुन लो, नहीं तो उसकी रिकॉर्डिंग ही सुन लो। चेयरमैन को सुनाने से पहले एक बार खुद सुनना ठीक रहेगा, नीलमणि ने अपनी सहमति देते हुए कहा। सौमित्र ने हिम्मत सिंह से कहकर करीम खान के गाने की रिकॉर्डिंग मंगवाई। अपने कंप्यूटर पर उसके गानों को सुना। उसे लगा यह एक नई तरह की गायन शैली है, चेयरमैन साहब बहुत खुश हो जाएंगे। जून का महीना था और शाम को भी झुलसाने वाली गर्मी थी। फोर्ट होटल में चेयरमैन विश्ववीर भसीन के साथ कुछ खास मेहमानों के लिए एक महफिल सजाई गई थी। इस महफिल में डिनर का इंतजाम था। डिनर के साथ साथ करीम खान और उसके साथियों ने लंगा गीत भी सुनाना था। चेयरमैन साहब सुबह से ही ऑफिस आ चुके थे। दिन भर मीटिंग्स चल रही थी और करीब 7 बजे चेयरमैन ने डिनर के लिए आना था। सौमित्र ने शाम 5 बजे ही करीम खान को फोर्ट होटल में आने के लिए कहा था। करीम खान अपने 2 साथियों के साथ होटल में आ गया। सभी सफ़ेद कमीज और पायजामा पहने हुए थे। एक 8-10 साल का लड़का भी था उनके साथ। सबके सिरों पर लाल और नीले रंग की पगड़ियाँ थी। गले में गहरे पीले रंग का साफा था। लड़के ने अपने माथे पर लाल रंग का टीका लगा रखा था। बेटा नमस्ते करो साहब ने, करीम खान ने उस लड़के से कहा। उसने हाथ जोड़ते हुए घड़ी खम्मा कहा, ये तुम्हारा बेटा है? सौमित्र मोहन ने पूछा। हाँ साहब, बेटा है हमारो। क्या नाम है तुम्हारा? सौमित्र ने उस लड़के से पूछा। सिकंदर, उस लड़के ने बड़े ही फक्र के साथ कहा। सिकंदर? अच्छा, क्या करते हो? संगीत की साधना कर रहे हैं हुकुम। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ रहते हो, कहाँ करते हो संगीत की साधना? घर में ही हुकुम, उसने कहा। तो स्कूल जाते हो? हुकुम, हम लोगों के पास पैसा कहाँ जो बच्चों को पढ़ा सके, बस गाने बजाने से ही काम चल जाता है, जवाब करीम खान ने दिया। इसे क्यों अपने साथ लगा दिया? पढ़ने देते इसे, स्कूल भेजते इसे। सौमित्र मोहन ने कहा, गाना बजाना तो पुश्तैनी काम है हमारा, अभी सीख जाएगा तो आगे जाकर रोजी रोटी कमा लेगा, जवाब करीम खान ने दिया था। सौमित्र ने देखा था
देखा कि उस 8-10 साल के लड़के के चेहरे पर एक मासूमियत थी। उसने यह भी महसूस किया था कि जैसे जैसे अपने पिता के साथ वह गाने और बजाने के लिए जाने लगेगा, वैसे वैसे उसके चेहरे पर मासूमियत की जगह कातरता आ बैठेगी। अपने पिता को देखकर गाने के रियाज के साथ साथ वह अपने चेहरे पर कातरता लाने का रियाज भी अनायास ही कर लेगा। सौमित्र को यह भी महसूस हुआ कि उसे पढ़ाई लिखाई से दूर कर अपने पुश्तैनी काम में लगाकर करीम खान अपने बेटे के साथ अन्याय कर रहा है। सिकंदर को गाना बजाना सिखाने के साथ साथ स्कूल तो भेजना ही चाहिए। करीम खान अपने बेटे के बालपन की हत्या अपनी कमाई के लिए कर रहा था। धीरे धीरे सिकंदर भी इसका आदी हो जाएगा और उसकी जिंदगी भी अपने पिता की तरह एक घिसी घिसाई पटरी पर हिचकोले खाते चलने लगेगी। निरीहता और कातरता उसके जीवन में हमेशा की तरह समा जाएंगे। सिकंदर के हाथ में 2 बांसुरियां थी। उसे देखकर सौमित्र ने पूछा, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? हुकुम, इन्हें अलगोजा कहवे हैं। यही तो गाना रे साथे बजावा हुकुम, उसने उन बांसुरियों को दिखाते हुए कहा। इस छोटी सी उम्र में ही उसके करीम खान ने उसके हाथ में अलगोजा थमाकर उसे बता दिया था कि उसे जीवन में आगे क्या करना है और आगे किस रास्ते पर चलना है। देखो, आज की महफिल में तुम्हारा प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए। चेयरमैन साहब खुश होकर जाने चाहिए। अभी थोड़ा टाइम है उनके आने में। तुम तब तक अपनी तैयारी कर लो और मैं तुम्हें वह जगह दिखा देता हूँ जहाँ बैठकर तुम्हें गाना है, सौमित्र ने कहा। सौमित्र उन्हें हाल के कोने में ले गया जहाँ पर एक तख्त रखा हुआ था। उस तख्त पर सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। करीम खान ने उस तख्त को देखते हुए कहा, आप हुकुम बिल्कुल फिक्र ना करें, आपके साहब खुश होकर जाएंगे। पर कहते कहते करीम खान रुक गया। सौमित्र को कुछ हैरानी हुई। लगा कि कहीं तय रकम से ज़्यादा रकम तो नहीं मानेगा। क्या बात है, कहिए। उसके स्वर में थोड़ी झुंझलाहट सी आ गई थी। क्या बात है, कुछ चाहिए क्या? उसके स्वर में थोड़ी झुंझलाहट सी आ गई थी। नहीं हुकुम, चाहिए कुछ नहीं, पर एक विनती है। उसके हाथ जुड़े हुए थे। क्या? सौमित्र सोच में पड़ गया कि ऐन वक्त पर यह कोई ऐसी वैसी डिमांड ना कर बैठे जिसे पूरा करना मुश्किल हो और पूरी महफिल ही चौपट हो जाए। उसके चेहरे पर कुछ घबराहट सी आ गई। हुकुम, महफिल में खाने के बाद जो बटर चिकन बच जाए वह हमको खाने के लिए दे देना हुकुम। कई सालों से हमने होटल का चिकन नहीं खाया। सुनियो है, इन होटल रोज चिकन खूब मज़ेदार है। बड़ी आस है हुकुम इन होटल के चिकन खावणा रही। उसकी आंखों के सामने प्लेट में रखे हुए चिकन तैर गए। सुनकर आश्वस्त हो गया सौमित्र। यह कोई ऐसी वैसी मांग नहीं थी जिसे पूरा नहीं किया जा सके। कुछ देर सोचने के बाद कहा, अच्छा ठीक है, खा लेना तुम बटर चिकन। तुम्हारे गाने से अगर चेयरमैन साहब खुश हो गए तो तुम्हें चिकन पैक करवा कर भी दे दूंगा, घर भी ले जाना, उसने कहा। फोर्ट होटल के हॉल के एक कोने में रखे तख्त पर करीम खान ने अपनी महफिल सजाई। उसके दाएं बाएं उसके दोनों साथी बैठ गए और एक कोने में उसका बेटा सिकंदर अपने अलगोजा लिए हुए। वे अपना लंगा सुनाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। 7 बजने वाले थे। लोगों का आना जाना शुरू हो चुका था। सौमित्र ने करीम खान को कह दिया था कि जैसे ही चेयरमैन साहब हॉल में आए वह गाना शुरू कर दें। कुछ ही देर में उस हॉल में नीलमणि आए और सौमित्र से कहा, देखो सौमित्र, मैं क्या सोच रहा था कि चेयरमैन को अभी इस महफिल में आने में थोड़ी देर लगेगी। क्यों ना हम लोग करीम खान का गाना एक बार सुन लें, पता तो चले कि कैसा गाता है। बात सौमित्र को जच गई। सही कहा आपने, ज़रूर सुना जा सकता है। हमको भी पता चल जाएगा कि ये ठीक गाता है या नहीं। पर एक बात है, कहते कहते नीलमणि अचानक रुक गए। क्या? यदि इसका गाना मुझे पसंद ना आया तो इसे महफिल से जाने के लिए भी कह सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि चेयरमैन को इसका गाना सुनाया ही जाए। उसके मन में एक आशंका थी। ऐसा नहीं होगा सर, मैं इसके गाने की रिकॉर्डिंग सुन चुका हूँ, बहुत नाम है इसका, देश विदेश में भी लंगा गाने की धूम है। ठीक है, सुन लेते हैं। सौमित्र ने जब करीम खान से लंगा गाने को कहा
तो वह खुश हो गया। उसने पूरे मन से लंगा सुनाया। उसके साथ के लोगों ने ढोलक पर थाप दी और सिकंदर ने पूरे वेग से अलगोजा बजाया। करीम खान की आवाज़ से पूरा हॉल गूंज उठा। हॉल में जितने लोग थे, उस समय हॉल में 10-12 लोग थे करीब करीब, सब मंत्र मुग्ध होकर करीम खान का गायन सुन रहे थे। करीब करीब 15 मिनट तक करीम खान लंगा सुनाता रहा। नीलमणि खुश हो गए सुनकर। ऐसा अद्भुत गायन उन्होंने अपने जीवन में नहीं सुना था। उन्हें लगा कि कुछ दम है इसकी आवाज़ में, यूं ही नहीं यह देश विदेश में मशहूर हो गया। यह तो बहुत अच्छा गाता है, अद्भुत, क्या सुर पाया है इसने, नीलमणि ने खुश होकर कहा। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि अद्भुत गाता है। सही कहा था तुमने हीरा खोजा है, हीरा। सौमित्र, चेयरमैन साहब बेहद खुश हो जाएंगे और इसका गाना सुनकर। बस थोड़ी देर में चेयरमैन साहब की मीटिंग खत्म होने वाली है, नीलमणि ने कहा और वहां से चले गए। उसके जाने के बाद सौमित्र ने करीम खान से कहा, बस ऐसे ही गाना जब चेयरमैन साहब इस हाल में आ जाए। आप फिक्र ना करें हुकुम, आपकी शान बढ़ाकर जावेंगे इस महफिल से। करीब 7 बजे चेयरमैन विश्ववीर भसीन डिनर हॉल में आए, तेज तेज चलते हुए। उनके पीछे 8-10 लोगों का काफिला चल रहा था। जून की इस गर्मी में भी उन्होंने काले रंग का सूट पहना हुआ था। उनसे मिलने के लिए शहर के सेठ साहूकार आ गए थे, जिन्हें उन्होंने ही बुलाया था। वे बड़ी आत्मीयता से लोगों से मिल रहे थे। लोग उनसे हाथ मिलाकर अपने आप को धन्य समझ रहे थे। महफिल में बुफे डिनर था। राजस्थान के एक से एक लजीज पकवान थे। पूरा हाल खाने की सुगंध से महक रहा था। माहौल खुशनुमा था। चेयरमैन साहब को देखते ही सौमित्र मजमूदार ने करीम खान को गाने का इशारा किया। इशारा पाते ही करीम खान ने सबको घनी खम्मा कहकर लंगा गाना शुरू किया। शुरू में उसकी आवाज़ मध्यम थी, लेकिन धीरे धीरे वह ऊंचे स्वर में गाने लगा। महफिल में उसकी आवाज़ गूंजने लगी। उसके गाने के बोल किसी की समझ से परे थे, पर उसकी आवाज़ बड़ी मधुर थी। उसके दोनों साथी ढोलक पर थाप दे रहे थे और उसका बेटा सिकंदर अपने साथ लाए अलगोजा तन्मयता से बजा रहा था। करीम खान लंगा इस तरह गा रहा था कि गोया वह अपने प्राण निकालकर सबके सामने रख देगा, पर वहाँ मौजूद लोग उसकी इस कला से बिल्कुल अनजान थे, इसलिए उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सिर्फ ढोलक की थाप और बांसुरी नुमा अलगोजा की लय ही समझ में आ रही थी। गाते गाते करीम खान की पूरी देह हिल रही थी, गोया वह मुंह से नहीं पूरी देह से गा रहा था। चेयरमैन विश्ववीर भसीन ने शहर के मेहमानों से गर्मजोशी से मिल रहे थे। करीम खान की आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी। अचानक उनकी नज़र करीम खान पर पड़ी। उसे देखकर थोड़ा चौंके। फिर उन्होंने इशारे से सौमित्र को अपने पास बुलाया। सौमित्र खुश हो गया कि चेयरमैन ने उसे अपने पास बुलाया है। सोचा वे ज़रूर इसे शाबाशी देंगे। करीम खान इतना अच्छा गा रहा था, वह सहमते सहमते उनके पास गया। इससे पहले वह कभी चेयरमैन के इतने करीब नहीं गया था, केवल उन्हें दूर से ही देखा था। पास पहुंचते ही चेयरमैन साहब के चेहरे को देखकर वह सहम सा गया। उनके चेहरे पर खुशी के भाव सौमित्र ने नहीं देखे थे, एक नाराजगी सी थी। यह कौन है? चेयरमैन विश्ववीर भसीन ने धीरे से सौमित्र से पूछा। उसकी आवाज़ में धमक थी। सर, ये करीम खान है, सौमित्र ने सहमते हुए कहा। करीम खान? कौन करीम खान? उनकी आवाज़ में एक नाराज़गी थी जिसे सौमित्र ने भांप लिया था। लंगा गाने वाला करीम खान, उसने डरते डरते हुए कहा। उसकी बात सुनकर विश्ववीर भसीन ने अजीब सा मुंह बनाया, गोया कोई कुनैन की गोली उन्होंने खा ली हो। हालांकि चेयरमैन ने बहुत धीरे से कहा था, लेकिन चेयरमैन के आसपास खड़े लोग देख और समझ रहे थे कि चेयरमैन साहब को इसका गाना पसंद नहीं आ रहा था। तुम्हें इन लोगों के सिवाय और कोई लोग नहीं मिले यहाँ लाने के लिए? चेयरमैन साहब ने घुड़कते हुए बहुत धीरे से कहा, गोया कोई सुन ना ले। यह कहते कहते उसके चेहरे के भाव बदल गए। एक वितृष्णा थी उसके चेहरे पर उभर आई थी। सौमित्र मजमूदार की सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे। समझ में नहीं आया कि इसका क्या जवाब दे। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी।
सौमित्र ने दूर से ही करीम खान को अपना गाना बंद करने का इशारा किया। करीम खान से इशारा पाते ही उसने अपना गाना बंद कर दिया। उसका गाना बंद होते ही उसके साथियों ने ढोलक और उसके बेटे ने अलगोजा बजाना भी बंद कर दिया। पर महफिल में लोगों की बातचीत पहले की तरह बदस्तूर जारी थी। किसी को पता नहीं चला कि चेयरमैन विश्ववीर भसीन ने सौमित्र मजूमदार को क्या कहा। करीम खान का गाना सुनने में भी किसी की दिलचस्पी नहीं थी। महफिल में सबकी दिलचस्पी तो चेयरमैन विश्ववीर भसीन में थी। किसी ने होटल वाले से सॉफ्ट म्यूजिक बजाने के लिए कहा। होटल में इसकी व्यवस्था पहले से ही थी। देखते ही देखते हॉल करीम खान के लंगा गीत की जगह सॉफ्ट म्यूजिक से गूंज उठा। थोड़ी देर बाद सौमित्र करीम खान के पास गया। करीम खान और उसके साथी हॉल के कोने में रखे तख्त पर चुपचाप बैठे थे। क्या हुआ हुकुम, कुछ बेअदबी हो गई? करीम खान ने हाथ जोड़कर कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम अब जाओ यहाँ से। क्यों हुकुम, कुछ गलत हो गया हो तो माफ कर दें हुकुम। पसीने से तरबतर करीम खान सौमित्र के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे गाना गाने से मना क्यों किया गया। नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ, अब तुम जाओ यहाँ से, उसने झड़कते हुए कहा। तो हुकुम क्या बात है? करीम खान की आवाज में एक दयनीयता थी। नहीं, कोई बात नहीं, बस अब तुम जाओ यहाँ से, उसने एक जिद पकड़ ली थी। करीम खान ने अपना सारा सामान समेटा और उस महफिल से बाहर आ गया। वह और उसके दो साथी धीरे धीरे चलते हुए फोर्ट होटल की लॉबी में कुर्सियों पर जाकर बैठ गए। सहमे से करीम खान के मन में रह रहकर उसके एक ही सवाल उभर रहा था कि उसका गाना क्यों बंद करवा दिया गया। आज तक उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था, फिर आज क्यों हुआ? क्या बात हुई? अचानक होटल के गार्ड ने आकर पूछा, अठे क्यों बैठा हो भाई? सौमित्र साहब का इंतजार कर रहे हैं हुकुम, करीम खान ने जवाब दिया। कौन सौमित्र? गार्ड ने सवाल किया। वो जिनकी पार्टी हो रही है महफिल में, जिनकी पार्टी हो रही है हॉल में, वो चेयरमैन साहब वाली महफिल में? हाँ हुकुम, वही। उससे यह जवाब सुनकर गार्ड वापस चला गया। करीम खान वहीं बैठा रहा, सौमित्र का इंतजार करते करते। थोड़ी देर बाद वही गार्ड फिर आया और करीम खान से कहा, सौमित्र साहब को आवन में देर लगेगी, अठे बैठनो मना है, होटल रे गेट रे बाहर जाने ने इंतजार कर। करीम खान समझ नहीं सका यहाँ बैठने में क्या बुराई है, उसे गेट के बाहर इंतजार करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। भारी मन से वह उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते फोर्ट होटल के गेट के पास आ गया। अब हमें बटर चिकन मिलेगा खावन वास्ते? चलते चलते उसके बेटे सिकंदर ने पूछा। कह नहीं सका बेटा, करीम खान ने मायूसी से कहा और चलता रहा। वे चारों होटल के बाहर गेट के पास की जमीन पर उकड़ू बनकर बैठ गए। फोर्ट होटल में 2 घंटे तक रात्रि भोज का कार्यक्रम चलता रहा। चेयरमैन विश्ववीर भसीन अपने खास मेहमानों के साथ गोल मेज पर खाना खाते वक्त दिल खोलकर हंस कर बातें कर रहे थे। हॉल में शांति थी। इस महफिल में चेयरमैन विश्ववीर भसीन से मिलकर सभी लोग खुश थे, पर सौमित्र मजूमदार भीतर तक उदास हो गया था। करीब 2 घंटे बाद एक एक करके सारे लोग चले गए थे। चेयरमैन के मेहमान भी, जयंत नीलमणि भी। पूरा हॉल खाली हो गया था। केवल सौमित्र मजूमदार रह गया। उसकी नज़र खाने की टेबल पर पड़ी। वहाँ रखे डोंगों में बटर चिकन था। एकाएक सौमित्र के सामने करीम खान का चेहरा आ गया। उसने इस होटल के बटर चिकन खाने की इच्छा जाहिर की थी। एक बैरे को बटर चिकन पैक कर लाने के लिए कहा। थोड़ी देर में बैरा एक डिब्बे में बटर चिकन पैक कर लाया। सौमित्र ने वह पैकेट बैरे से ले लिया और करीम खान की तलाश में होटल की लॉबी में गया। उसे उम्मीद थी कि करीम खान अपने साथियों और बेटे के साथ होटल की लॉबी में ज़रूर मिल जाएगा। एक अजीब सी बेचैनी उस पर छा गई थी। वह अनमयस्कता की हालत में होटल की लॉबी में आया। वहाँ जब करीम खान नहीं दिखाई दिया तो उसने गार्ड से पूछा, कुछ लोगों को मैंने यहाँ पर मेरा इंतज़ार करने के लिए कहा था, कहाँ गए वे? थोड़ी देर पहले थे, अब नहीं है, उस गार्ड ने बताया। कहाँ गए? गेट की तरफ जाते हुए देखे थे हुकुम, उस गार्ड ने उन्हें बताया। सौमित्र मोहन की परेशानी बढ़ सी गई थी। वह करीम खान और उसके बेटे को ढूंढने के लिए बटर चिकन का पैकेट हाथ में लेकर होटल के गेट पर पहुंचा।
जब वहाँ भी उसे कोई ना मिला तो उसने वहाँ खड़े दरबान से पूछा, क्यों भाई, आपने किसी गाने बजाने वाले को देखा था? हाँ हुकुम, देखिया। हाँ, 3 लोग थे, उनमें एक बच्चा भी था, उस दरबान ने बताया। हाँ हाँ, वही, कहाँ गए वो? सौमित्र ने उत्सुकता बढ़ गई। हुकुम, बहुत देर इंतजार करो, जब आप नहीं पधारिया तो वे उन तरफ चला गया, दरबान ने बताया। किधर गए? सौमित्र की घबराहट बढ़ती जा रही थी। शायद बस स्टैंड ड्रियोर, दरबान गेट के बाईं तरफ इशारा करते हुए कहा। यह सुनकर सौमित्र को धक्का सा लगा, गहरा धक्का। वह उनकी तलाश में बटर चिकन का पैकेट हाथ में लिए बस स्टैंड की ओर चल पड़ा। उसके भीतर एक हुक सी उठ रही थी। वह सोच रहा था कि अगर करीम खान और उसका बेटा उसे मिल जाए तो वह उनसे माफ़ी मांगेगा और उन्हें बटर चिकन खिलाएगा। आपने इतनी देर और वह सोच रहा था कि यदि करीम खान उसे मिल जाएगा तो वह उनसे माफ़ी मांगेगा और उन्हें बटर चिकन खिलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मेरी कहानी ख़त्म हुई। आपने इतनी देर तक मुझे सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।